रात के 11 बजे का समय था और अंबिका अपने कमरे में पति के सामने बैठी गंगा जमुना बहा रही थी। क्या हो गया? कुछ बोलोगी भी या बस रोती रहोगी? क्या बोलो? कुछ बोलूंगी तो आपको लगेगा मैं आपकी मम्मी की शिकायत लगा रही हूँ। देखिए, मेरी माँ ने मुझे खूब अच्छे से समझा बुझा कर भेजा था कि ससुराल में जाकर सबके साथ मिलजुल कर रहना और सास ससुर का आदर करना। लेकिन अब तुम्हें बताओ, जब सास हर काम में ऐसे अड़ंगे लगाएगी तो आखिर बहू कितने दिन तक उनकी आज्ञा मानकर उनका आदर कर पाएगी? अच्छा, एक बात बताओ, मम्मी जी की शादी को कितने साल हुए? लगभग 30 साल हो गए। क्यों पूछ रही हो? तो पिछले 30 सालों से ये रसोई माँ जी संभाल रही थी ना। हाँ, अब मैं आ गई हूँ इस घर में, तो अब क्या जरूरत है माँ जी को पूरा दिन रसोई की परिक्रमा करने की? वैसे तो कहती है उन्होंने रसोई की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, लेकिन फिर भी पूरा दिन रसोई के आसपास ही मंडराती रहती है तुम्हारी मम्मी। अरे तो मम्मी मंडराती है तो उन्हें मंडराने दो। तुम्हें इस बात से क्या समस्या है? उनका घर है, उनका जहां मन करेगा वहां घूमेंगी। अब मैं उनको उनके ही घर में घूमने फिरने से रोक तो नहीं सकता। तो मैंने कब उन्हें घूमने से मना किया है? घूमना ही है तो पहाड़ों का टिकट कटा ले, आराम से हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां मना कर आए, हमें भी थोड़ा सुकून मिले। लेकिन मेरे काम के वक्त रसोई में से गोल गोल घूमने का क्या मतलब निकालूं मैं? अरे मेरे रसोई में कौन सी बर्फीली वादियां हो रखी है जहां पर तुम्हारी मम्मी बर्फ का मजा लेने आ जाती है? समझते नहीं हो तुम? अरे पूरा दिन मेरे काम में कमी निकालने के लिए रसोई में घूमती रहती है, और क्या? अरे पापा, तुम गलत समझ रही हो। मम्मी ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी मम्मी ऐसा क्यों नहीं करेगी? वो ऐसा कर रही है। रसोई में एक बर्तन भी यहां से वहां नहीं रख सकते। हर काम मम्मी जी को अपनी पसंद से चाहिए होता है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? सुबह मैंने जल्दबाजी में नमक के डिब्बे की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक रख दिया। इतनी सी बात पर चली आई रसोई में दंदनाती हुई और मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। अब तुम ही बताओ, क्या इस घर में मुझे एक डब्बा भी यहां से वहां रखने का अधिकार नहीं है? मैं बंधुआ मजदूर हूं क्या? अब तुम्हें बताओ, इस समस्या का तो कोई समाधान है नहीं, और इतनी सी बात के लिए तुम्हें आंसू बहाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बताओ। तुम जानती हो ना, माँ की आदत हर समय बड़बड़ करती रहती है। इग्नोर किया करो यार। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस में अगर तुम्हारी कुर्सी के बगल में बॉस कंपनी की किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय को बिठा दे जो पूरा दिन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन, तुम्हारी फाइल के ऊपर नजर गड़ाए बैठा रहे और तुम्हें तुम्हारा ही काम करना सिखाने की कोशिश करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा। और कैसा लगेगा? मैं तो बॉस से साफ साफ बोल दूंगा, अगर उन्हें मेरी बजाय किसी और का काम ज्यादा पसंद आ रहा है तो उसी से करवा ले। एग्जैक्टली, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर रसोई मुझे सौंप दी है तो उन्हें जाकर दूसरे कामों में मन लगाना चाहिए। 24 घंटे किचन में आकर मुझे ही मेरा काम सिखाने का मतलब क्या है भाई? तुम तो सिर्फ सुनकर ही झनझना रहे हो। मेरे बारे में सोचो, मैं 24 घंटा उनको झेलती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये तो गुस्सा आने वाली बात है। चलो तुम परेशान मत हो, कल ही मम्मी से बात करता हूँ और उन्हें हर वक्त रसोई में उनकी नाक घुसाने के लिए मना भी कर देता हूँ। बस। अरे यह क्या है भाई? सवेरे 6 बजे चाय बनाई थी, 10 बजने आ रहे हैं, अभी तक दूध का भगोना रसोई में ऐसे ही पड़ा हुआ है। गर्मी की हालत देख रही हो? ऐसा लग रहा है सूरज आग उगल रहा है। चाय बनाने के तुरंत बाद दूध उठाकर फ्रिज में रखा करो, वरना कल से दूध नहीं पनीर के टुकड़े भगोने में पड़े नजर आएंगे। पता नहीं कितनी लापरवाह है ये लड़की। अगर एक दिन मैं ध्यान ना दूं तो पता नहीं क्या हो जाए। अरे मम्मी, क्या है आपका? सुबह सुबह उठकर चिक चिक करना शुरू कर देती हो। क्यों घर का माहौल खराब करके रखती हो आप? घर की सुख शांति अच्छी नहीं लगती क्या आपको? अच्छा बेटा, मैं चिक चिक करती हूँ? अपनी पत्नी की हरकतें पता है तुम्हें? अगर जान लोगे ना तो तुम भी वही करना शुरू कर दोगे जो मैं कर रही हूँ। अरे ठीक है ना माँ, हो जाती है गलती, तुम तो बात के पीछे पड़ जाती हो। और एक बात बताओ, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी दिन रात यही राग अलापती थी, बस एक बार बहू आ जाए उसे घर गृहस्थी सौंप कर चैन की बंसी बजाऊंगी। तो ये बताओ, कहाँ है आपकी वो बंसी जो पिछले 2 सालों से अब बजा नहीं पाई हो? अरे माँ, छोड़ दीजिए ना रसोई बहू के भरोसे, सब कर लेगी वो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी पत्नी को जो रसोई को ठीक तरह से संभालने के लिए समझाती रहती हूँ वो समझाना नहीं है, बल्कि घर में कलेश करने का एक तरीका है? माँ, तुम्हें सुनने में खराब जरूर लगेगा, लेकिन सच यही है कि इस तरह तुम्हारे टोकने के कारण घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो फिर ठीक है, आज से मैं रसोई में कभी कदम नहीं रखूंगी। अब जो होगा जैसा होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तेरी पत्नी जिम्मेदार होगी। खबरदार जो बात बात पर माँ माँ की रट लगाई। अरे माँ, आप तो बस मोह माया छोड़कर भजन कीर्तन में मन लगाओ।
कोई नहीं आपको पुकारने वाला। अगले दिन से वाकई सास ने अंबिका की रसोई में आकर झांकना छोड़ दिया था, जिससे अंबिका काफी हल्का महसूस कर रही थी। हाय भगवान जी, ये सच्ची में हो रहा है क्या? आपने सच में मेरी सास को सुधार दिया, यानी कि अब रसोई मेरी। अब बात बात पर मुझे कोई ताने नहीं देगा, मैं भी खुलकर सांस ले सकूंगी, अपनी पसंद का काम कर सकूंगी। सुबह 6 बजे। लीजिए माँ जी, आपकी चाय बनाकर तैयार हो गई है। घड़ी से टाइम मिला लीजिए, 1 मिनट देर नहीं हुई। और सबसे खास बात, आपकी बहू बहू चिल्लाए बिना ही काम हो गया है। चलो ये तो अच्छी बात हुई ना कि तू जिम्मेदार बन गई। अभी अंबिका चाय की चुस्कियों का आनंद ले रही थी कि दूध वाला आता है। अरे जल्दी ले लीजिए मैडम, वरना मुझे लेट हो जाएगा। अरे आ रही हूं, तू तो हमेशा घोड़े पर ही सवार होकर आता है। अंबिका दूध का डब्बा लेकर रसोई में रख देती है और एक बार फिर से जाकर अपनी चाय पीने लगती है। चाय खत्म करने के बाद उसे पति आनंद के लिए टिफिन बनाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी टिफिन बनाना शुरू कर देती है। पहले टिफिन, फिर नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाया ही था कि उसे सासू मां की आवाज सुनाई देती है। अरे अंबिका, आनंद का ऑफिस का डब्बा पैक हो गया हो तो मेरे लिए भी नाश्ता लगा दे। हाँ माँ जी, गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ। आनंद को ऑफिस भेजने के बाद अंबिका रसोई में जाती है और सास और अपने लिए बनाया नाश्ता लेकर खाने बैठ जाती है। काम करते करते मुझे तो बहुत थकान हो गई माँ जी। सीरियल लगाइए ना, एक आधा एपिसोड देख लेते हैं नाश्ता करते करते। अरे घर में इतना काम पड़ा हुआ है, तुझे सीरियल की सूझ रही है? माँ जी, आप क्या मुझे काम करने की मशीन समझती हैं? सुबह से उठने के बाद 1 मिनट चैन से सांस तक नहीं ली मैंने। क्या बिगड़ जाएगा अगर आधा घंटा टीवी देख लूंगी तो? और काम तो मुझे ही करना है ना, चाहे अभी करूं या 1 घंटे बाद। और बोलिए मत, आपने कसम खाई है कि अब से आप घर के किसी भी काम के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगी। तेरा काम है, तू जाने, मुझे क्या है। मुझे तो टाइम से 2 रोटी बनाकर दे दे बस। अंबिका टीवी के सामने बैठती है, फिर तो उसका सोफे पर से हिलने का मन ही नहीं करता। 1-1.5 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद वो बेमन से उठकर रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोने के बाद घर की साफ सफाई करती है और फिर अपने कमरे का एसी चलाकर आराम से सिठानियों की तरफ बिस्तर पर जाकर पसर जाती है। अरे सुबह से काम कर करके हालत खराब हो गई है मेरी। अब किसी ने मुझे 1 इंच भी हिलने के लिए कहा ना तो कसम से मुंह नोच लूंगी मैं उसका। अब तो आराम से 2 घंटा सुकून से सोने वाली हूँ। अंबिका ने अभी आंखें बंद ही की थी कि सास के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, मैंने घर के कामों के बीच में सिर्फ टांग ना अड़ाने की कसम खाई है। भूख हड़ताल पर रहूंगी ऐसा कोई वादा नहीं किया। घड़ी में सारा टाइम तो देख ले, 2:30 बज रहा है। अब के शाम के 4 बजे लंच देगी। आज खाना मिलेगा कि नहीं? अभी आलू के पराठे हजम नहीं हुए होंगे, इनको हर समय बस खाने की लगी रहती है। हाँ आ रही हूँ, 2 घंटे चैन से घर में कोई आराम नहीं करने देता। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंबिका उठती है और रसोई में जाकर जैसे ही रोटियां बनाने के लिए गैस ऑन करती है, सामने उसे सुबह का आया हुआ दूध का डब्बा मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? सुबह 6 बजे का आया हुआ दूध दोपहर के 2:30 बज रहे। अब तो इस दूध का भगवान ही मालिक है। अगर दूध फट गया तो माँ जी को शाम को चाय नहीं मिलेगी। अगर माँ जी को शाम की चाय नहीं मिली तो इस घर में प्रलय आना निश्चित है। घबराते हुए अंबिका गैस पर दूध का भगोना रखती है, लेकिन दूध थोड़ी सी आंच लगते ही फटकर पनीर हो जाता है। दूध का तो पनीर हो गया, लेकिन अगर माँ जी को बता दिया कि मेरी लापरवाही के कारण ये दूध फटा है तो मेरी तो शामत आ जाएगी। ऐसा करती हूँ, माँ जी को बोल दूंगी कि शाम को मटर पनीर बनाऊंगी, इसलिए मैंने घर में जितना दूध था सब फाड़ कर पनीर बना दिया है। हो सकता है माँ जी मटर पनीर के नाम से खुश हो जाए। शाम के 5 बजे। बहू 1 कप चाय पिला दे भाई। 5 बज गए। हमारे तो सर में दर्द चालू हो जाता है, चाय की हुड़क लगने लगती है, फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। माँ जी वो क्या है ना, मैंने सोचा कई दिन से आपके लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया, तो जो सवेरे 2.5 लीटर दूध आया था ना उसे फाड़ कर पनीर बना दिया। अब मटर पनीर खाने के लिए आपको अपनी शाम की चाय की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, इतना तो आप कर सकती है ना। अरे कुर्बानी दे मेरी जूती, तू ये बता किससे पूछकर तूने पूरा 2.5 लीटर दूध फाड़ दिया? नहीं खाने मुझे तेरी मटर पनीर, तू मेरे लिए चाय बनाकर ले आ। अरे माँ जी आप समझती क्यों नहीं है, मैंने कहा ना मैं चाय नहीं बना सकती हूँ, मैंने सारे दूध को फाड़कर पनीर बना दिया है। ना पूछना है ना बताना है, उठाकर पूरा का पूरा दूध फाड़ दिया। अब समझ में आया, तू ये पहाड़ा किसी और को पढ़ाना। इतने साल हो गए तेरी शादी को, आज से पहले तो तूने कभी दूध फाड़कर पनीर बनाया नहीं, और अचानक से पनीर बनाने का विचार कहाँ से आ गया भाई? सच सच में बता, दूध अपने आप फट गया था ना? फिर से तूने दूध बाहर छोड़ दिया होगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं?
माँ जी अपना राज मत हो, ये गलती हो गई, अभी नया नया घर संभालना सीख रही हूँ, आगे से नहीं होगी। ठीक है, गलती हो गई तो अब जाकर गलती को सुधार। जाकर बाजार से 1 लीटर दूध लेकर आ और मेरे लिए चाय बना। लेकिन माँ जी अभी तो बहुत धूप हो रही है। तो बेटा गलती तूने की है तो सजा भी तो तू ही भुगतेगी। तेरी वजह से मैं अपने माइग्रेन के दर्द को तो नहीं बुला सकती। बेचारी अंबिका झक मारकर बाजार जाती है और सास की चाय के लिए दूध खरीद कर ले आती है। शाम के समय भी अंबिका हड़बड़ी में रसोई का काम निपटाती है और उसके बाद फटाफट जाकर अपनी पसंदीदा फिल्म देखने लगती है। देखा आनंद, तुम्हारी माँ ने कोई चिक चिक नहीं की तो काम कितनी जल्दी खत्म हो गया, वरना 10 बज जाते थे लेकिन रसोई का काम खत्म नहीं होता था। हाँ बात तो सही है। अगले दिन सुबह, अरे अंबिका मेरी लस्सी नहीं बनाई आज। वो क्या है ना आनंद, आज मैं दही जमाना भूल गई थी, इसलिए आज आप बिना लस्सी के ही लंच ले जाओ ना। तुम्हें पता है ना मुझे लू का असर हो जाता है, इसलिए मैं दही के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे भरोसे रहा तो तुम तो मुझे बीमार करके छोड़ोगी। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। बेटा इतने सालों से मैं सुबह में पूरे परिवार को काजू, किशमिश, बादाम भिगोकर खिलाती हूँ, लेकिन तेरी लुगाई के राज में तो भूल जा अब बादाम किशमिश। अब तो 2 टाइम रोटी मिल जाए उसे ही बादाम समझ। माँ की बात सुनकर आनंद अंबिका को गुस्से में घूरने लगता है और फिर टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अंबिका पूरा दिन रसोई में काम करती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ भूल उससे हो ही जाती, क्योंकि अब टोक कर याद दिलाने वाली सास रसोई में जो नहीं आती थी। पूरा दिन रसोई में बीत जाता है, कभी नाश्ता, कभी लंच, कभी डिनर, कभी चाय, लेकिन फिर भी सब कुछ शिकायत ही रहती है। बस बहुत हो गया, मैं भी आज से अपना काम जल्दी निपटाने के तरीके ढूंढती हूँ। मुझे अपनी सारी उम्र रसोई में नहीं बितानी। बहू नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी मीठा दलिया बनाया। अच्छा चलते थे, कोई नहीं, आज दलिया ही खा लेंगे। लीजिए माँ जी, आज मैंने बिल्कुल समय से आपका लंच तैयार कर दिया। अरे वाह, क्या बना दिया बेटा आज? माँ जी आप कहती है ना गर्मियों में ज्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैंने दाल चावल बनाया है। दाल चावल बनाए वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये दाल उबाल कर रखी, इसके पीछे क्या वजह है? कम से कम तड़का तो लगा देती। माँ जी वो तड़का लगाने में बिना बात इतना टाइम खराब होता है। दाल चावल मतलब सादा भोजन, उसमें भी अगर तड़का लगा दिया तो फिर क्या फायदा दाल खाने का। बहू अंबिका अब हर रोज काम से बचने के बहाने ढूंढने लगी थी, ताकि उसे कम काम करके ही रसोई से छुटकारा मिल सके। इसलिए कभी वो डिस्पोजेबल बर्तन उठा लाती, कभी बेस्वाद खिचड़ी दलिया खिलाकर काम चला लेती। हर दूसरे दिन बाहर छूटने के कारण दूध फटने लगा था और दही जमाना तो अंबिका को कभी याद ही नहीं रहता था। कुल मिलाकर सिर्फ 15 दिन में आनंद बिल्कुल परेशान हो गया था। अरे माँ देख रही हो घर में क्या क्या हो रहा है? तुमने तो जैसे बिल्कुल आंख कान सब बंद कर दिया। क्या बेटा, तू ही तो चाहता था ना मैं रसोई और घर में दखल अंदाजी बंद कर दूं, तो बस मैंने अपनी आंख पर पट्टी बांध दी। मुझे अहमियत समझ में आ गई है, सास के बिना रसोई का क्या हाल होता है। जब से तुम रसोई से दूर हुई हो ये घर घर जैसा नहीं रहा। अंबिका ने तो जैसे कसम खा ली कि उसे कोई भी काम जिम्मेदारी से करना ही नहीं है। ना वो घर में ढंग का खाना बना रही है, ना दूध दही की उसे कोई परवाह है। घर पर आने वाले मेहमान जो हमारे यहाँ की खातिरदारी की इतनी तारीफ किया करते थे, वो भी आजकल सिर्फ और सिर्फ शिकायत किया करते। और तुम्हारे होते हुए आखिर ये सब हुआ कैसे कि बुआ जी घर पर आई और आप लोगों ने उन्हें दाल चावल और सूखी चाय पिलाकर यहाँ से विदा कर दिया? क्या घर आने वाले मेहमान के लिए नाश्ते में कुछ नहीं बन सकता था? और कुछ ना सही बिस्किट नमकीन ही रख देते उनके आगे। बेटा बिस्किट नमकीन तो बुआ जी के आगे तब रखते जब घर में बिस्किट नमकीन होते हैं। तेरे बीवी को तो होश ही नहीं रहता घर में कब कौन सी चीज खत्म होती है। वो तो शुक्र मनाओ कि चीनी के डब्बे में आखिरी 2 चम्मच चीनी पड़ी थी, वरना उन्हें चाय भी नहीं पिला पाते हम लोग। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा बेटा कि आखिर मैं तेरी बीवी को दिन भर क्यों टोका करती थी। इसकी शुरुआत से ही लापरवाही से काम करने की आदत है। मैं ही रसोई में घूम घूम कर खत्म होने वाले सामानों की लिस्ट बनाती थी और बहू को कहकर बाजार से सामान मंगवाया करती थी। अगर मैं ना टोकू तो बहू को कभी दही जमाना याद नहीं रहता था, किशमिश बादाम भिगोने याद नहीं रहते थे, यहाँ तक कि उसको तो फ्रिज में दूध रखना भी याद नहीं रहता। और आजकल तो दूध वाला दूध दे जाता है और डब्बे में पड़ा पड़ा दूध ऐसे ही फट जाता है। तुम्हारी अम्मी का दूध को भगोने में निकाल कर गर्म करने जितनी जहमत उठाना भी जरूरी नहीं समझती। मैं सब समझ गया माँ, अपनी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि कल से तुम पहले की तरह रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लो और कान पकड़कर अपनी बहू को सही रास्ते पर ले आओ। बस अब
और ये खिचड़ी दलिया नहीं खाया जाएगा मुझसे। बेटे आनंद के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसकी मां रसोई की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में संभालने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह। अंबिका बहू, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। कब नाश्ता बनेगा? कब तू आनंद का लंच पैक करेगी? आप क्यों टेंशन लेती है माँ जी? आधे घंटे में हो जाएगा सब। मुझे कौन सा शाही भोग बनाना है जिसे बनाने में 2-4 घंटे लगे? बेटा ऐसा है कि जरा कमर कस ले। जो कसम मैंने खाई थी ना, वो मैंने कल रात को ही तोड़ दी है। अभी किचन और ये पूरा घर फिर से मेरी निगरानी में है। जो मैं कहूंगी वही होगा इस घर में। सो कर बहुत थकान हो गई होगी ना तुझे। चल, रसोई में पहले नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे बना, उसके बाद आनंद के लिए टिफिन में लौकी के कोफ्ते और गर्मा गर्म फूल के सेक कर रख। सास के बदले तेवर देखकर बहू एक बार फिर से अपना ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश करती है। आनंद, देख रहे हो तुम्हारी माँ फिर से मुझे आंखें दिखाकर डराने की कोशिश कर रही है। मैं बता रही हूँ, अगर माँ जी की हरकत ऐसी रही तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अंबिका, बस बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा। मम्मी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसा क्या गलत कह दिया उन्होंने जो तुम गंगा जमुना बहाकर दिखा रही हो? और हाँ, आज के बाद रसोई के मैटर में मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मम्मी तुमसे बड़ी है, उन्हें रिस्पेक्ट देना तुम्हारा फर्ज है। पति और सास के बदले तेवर देखकर बेचारी अंबिका को समझ में आ गया था कि अब उसके आंसुओं का पति के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए वो भी चुपचाप अपने आंसू पोंछकर रसोई में जाकर आलू उबालने लगती है। ये कहानी है अनीता के घर की, जहाँ अनीता की बहू अंजलि घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी अनीता वहाँ आती है और उससे कहती है, बहू सुबह के 10 बज गए लेकिन अब तक तेरा काम नहीं हुआ। अरे कब तक होगा काम? माँ जी बस अभी कर ही तो रही हूँ। आज ना आँख देर से खुली इसलिए लेट हो गया। अरे लेट तो तू जानबूझकर उठी है। कौन कहता है तुझे देर से सोने के लिए? मैं तो तुझे 12 बजे ही फ्री कर देती हूँ। अनीता का गुस्सा देखकर अंजलि कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। लेकिन अनीता शांत नहीं होती। वो तो अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। लेकिन ये सब अंजलि का पति मनोज देख लेता है और वो अपनी पत्नी अंजलि के पास आकर कहता है, अंजलि, माँ तुम पर इतना भड़क क्यों रही थी? पता नहीं मनोज जी, शायद मैंने थोड़ा लेट काम शुरू किया है ना, इसलिए भड़क रही थी माँ जी। अंजलि की बात सुनकर मनोज अपने कमरे में चला जाता है। वो कुछ नहीं कहता। अंजलि एक बार फिर अपने घर के कामों में लग जाती है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। तभी अनीता एक बार फिर अपनी बहू को अपने कमरे से आवाज लगाती है, अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू। अपनी सास की आवाज़ सुनकर अंजलि समझ जाती है कि उसकी सास उसे क्यों बुला रही है। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी सास का खाना निकालती है और खाने की प्लेट लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। चलो खाना लेकर आ तो गई, वरना मुझे तो लगा था कि आज मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। माँ जी माफ़ कर दीजिए, आज ना सब कुछ लेट हो रहा है, पर मैं कल से ध्यान रखूंगी और जल्दी उठूंगी। चलो अच्छी बात है, तुझे बात तो समझ में आई। अंजलि के माथे पर पसीना और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अनीता अपनी बहू से कहती है, वैसे बहू तूने कुछ खाया? नहीं ना माँ जी, मैंने अब तक खाना नहीं खाया। अभी किचन में बर्तन धोने बाकी हैं, उन्हें धोकर मनोज जी को खाना खिलाकर बाद में मैं खाना खाऊंगी। अरे बर्तन बाद में धो लेना, पहले खाना खा ले। और रही मनोज की बात, तो वो अभी सो रहा है ना, तो जब वो उठेगा तब उसे खाना दे देना। पर माँ जी वो सोए नहीं है। अंजलि आगे कुछ बोलती उससे पहले वहां मनोज आ जाता है। मनोज को देखकर एक बार फिर से अनीता अपने बर्ताव में बदलाव ले आती है और अपनी बहू को फटकारते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है, जा जाकर अपने पति को खाना खिला, और जब तक सारे काम नहीं हो जाते तब तक तू खाना नहीं खाएगी, समझी? जी माँ जी। और सुन, काम करने के पहले सीधा मेरे कमरे में आ जाइयो। मेरे कमर में काफी दर्द हो रहा है, मालिश कर दे आकर। जी माँ जी। अब जी माँ जी करती रहेगी या फिर यहाँ से जाएगी भी? मेरे सर पर खड़ी है, सही से खाना भी नहीं खाने देती। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अंजलि अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगती है, पर दरवाजे पर अपने पति को देखकर थोड़ी देर रुक जाती है। अंजलि की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर मनोज को जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ कह भी तो नहीं सकता था, क्योंकि आखिर अनीता उसकी माँ जो थी। मनोज भी अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं अब अंजलि बर्तन धोकर मनोज को खाना देती है और वहां से जाने लगती है। तभी मनोज उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अंजलि, आओ, तुम भी मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। नहीं मनोज जी, अभी माँ जी के पास जाकर उनको मसाज भी देनी है। आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी।
लेकिन अंजलि शाम होने वाली है, 1 घंटे के बाद मैं भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊंगा। तुम खाना कब खाओगी? अरे तो क्या हो गया, मैं बाद में खा लूंगी ना माँ जी के साथ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा टाइम टेबल खराब हो जाएगा और अगर यही चलता रहा तो तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगी। नहीं मनोज जी, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ बैठकर आराम से खाना खाइए। मनोज उसको अपने साथ बैठकर खाने के लिए काफ़ी कहता है, लेकिन फिर भी अंजलि उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाती और अपनी सास के कमरे में जाकर उसको मसाज देने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अंजलि अपने घर के कामों में काफ़ी उलझ जाती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपने घर के काम कर रही थी। काम करने के दौरान ही उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अंजलि को काफ़ी चोट लगी थी। डॉक्टर अंजलि को आराम करने के लिए कहकर जाते हैं। अंजलि अपने कमरे में थी तो वहीं मनोज अपनी माँ अनीता के पास जाकर कहता है, माँ, मैं क्या कह रहा था कि अंजलि पूरा पूरा दिन घर में लगी रहती है, वो सही से खाना भी नहीं खाती और आज देखो वो गिर भी गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, तो क्यों ना हम उसकी हेल्प के लिए एक नौकरानी रख लें। हाय दया, नौकरानी? अरे मनोज, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज से पहले हमारे घर में कभी नौकरानी नहीं आई है और तू अब नौकरानी लाने को कह रहा है? अरे पता नहीं कैसे रहती है ये नौकरानियाँ, और ऐसी औरतों को तू घर में लाने की बात कर रहा है। ये ना तो सफाई अच्छे से करती है, ना अच्छे से खाना बनाती है। ना बाबा ना, मैं नौकरानी को इस घर में कदम तक रखने ना दूंगी। पर माँ, अंजलि कैसे करेगी काम? आपको पता है ना उसको चोट आई है। अरे इतनी भी नहीं आई कि वो बिस्तर पर पड़ी रहे। जब तक चलेगी फिरेगी नहीं, घर का काम नहीं करेगी, तब तक वो ठीक भी नहीं होगी, समझा तू? अब ना ज्यादा बीवी का हिमायती ना बन। अनीता अपनी बहू के कमरे में जाती है और बड़ी ही बदतमीजी से कहती है, चल अब उठ जा, ये नाटक और मत कर, समझी? तुझे इतनी भी नहीं लगी जितना तू ड्रामा कर रही है। पर माँ जी, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। ये नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी कई बार ऐसी चोट लगी है, लेकिन मैं हमेशा अपने घर को पहले रखती थी। चला बुझ जा शांति से, नहीं तो क्या माँ? अनीता ये बात बोलती है कि मनोज बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि आज हद पार हो चुकी थी। अनीता ने अंजलि से ऐसे बात करी थी कि उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसको भी गुस्सा आ जाता। मनोज भी आज अपनी चुप्पी तोड़ देता है और अपनी माँ से गुस्से में बात करता है, माँ बस करो, बहुत हो गया। अरे हद होती है, ये इस घर की इज्जत मेरी पत्नी और आपकी बहू है। आप इससे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हैं? क्या मैं बहू से इस तरह बात क्यों नहीं कर सकती? तू भी तो अपनी पत्नी से ऐसे ही बात करता है। अरे आज जिस औरत को तू अपनी पत्नी कह रहा है ना, तू भी तो उसको बेइज्जत करता है। तू भी तो अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता बेटा। मैंने कब इसको आपके सामने बेइज्जत किया और कब मैंने इसकी इज्जत नहीं करी? अच्छा, तो अब तुझे याद दिलवाना ही पड़ेगा। याद कर, जब तेरी नौकरी छूट गई थी। अंजलि और अनीता अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर पास्ता खा रहे थे, लेकिन तभी वहां मनोज उदास होकर अपने घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। आज मनोज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और वो काफ़ी उदास भी था। लेकिन क्यों? बस यही बात अंजलि मनोज से पूछती है, मनोज जी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया क्या? और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, बाद में बताता हूँ। मनोज की बात सुनकर अंजलि उसके लिए पानी लाती है और उसे देती है। पानी पीकर मनोज गिलास सोफे पर रखता है और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। मनोज जी, कुछ तो बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या कब से चप्पड़ चप्पड़ किए जा रही है? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? मनोज का गुस्सा देखकर अंजलि कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन बीच में बोल पड़ती है, अरे बहू, जब मनोज कह रहा है कि चुप हो जा, तो तू क्यों बार बार उसे परेशान कर रही है? बहन, मेरी बहू उसको परेशान नहीं कर रही, बल्कि वो उससे उसकी परेशानी पूछ रही है। वो जानना चाहती है कि आखिर उसको हुआ क्या है। और वही नहीं, बल्कि मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन इसकी तो जुबान ही अलग है। लेकिन अनीता बहन, जब आप देख रही है कि मनोज गुस्से में है, तो क्यों उसे बार बार परेशान करना? अब उसे बार बार परेशान करेंगी तो बहू उल्टा तो सुनेगी ही ना। खैर, तुम्हारे घर का मामला है, तुम निपटाओ, मैं जा रही हूँ अपने घर। इतना बोलकर अनीता की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनीता को अपने बेटी की जुबान काफ़ी गंदी लगती है। वो उससे प्यार से कहती है, देख बेटा, वो तेरी पत्नी है, तुझसे तेरी परेशानी पूछना उसका फर्ज है। अरे पर माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे पर क्यों परेशान है, यही तो जानना चाहते हैं हम लोग। माँ, मेरी नौकरी चली गई,
सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा था तो मेरी बहस हो गई और मैंने जॉब छोड़ दी। बस इतनी सी बात पर आप परेशान हो रहे हैं? मैं आज ही भैया से आपकी जॉब के लिए बात करती हूँ। वैसे भी उन्हें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत थी, पर वो नाइट शिफ्ट है। कोई बात नहीं अंजलि, मैं कर लूँगा। इस तरह अंजलि अपने भाई से बात करके अपने पति की नौकरी लगवा देती है। मनोज को काफ़ी अच्छी पत्नी मिली थी, लेकिन उसने गुस्से में अंजलि को सबके सामने बहुत उल्टा बोल दिया था। इसलिए उसको अपने शब्दों पर पछतावा होता है और वो उससे अकेले में माफ़ी भी मांगता है। अब तो बता, जब तू ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो तेरी पत्नी की इज्जत करेगा? अरे उसी दिन हमारी पड़ोसन उसको इतना बोल कर चली गई। कितना कुछ कहा था इससे, लेकिन फिर भी ये तेरे बुरे समय में तेरे साथ रही। पर माँ, मैंने अंजलि से माफ़ी मांगी थी। माफ़ी मांगी थी लेकिन अकेले में। पर तूने तो उसे उल्टा सबके सामने बोला था ना। अब लोगों के सामने उसकी इज्जत घटी, उसका क्या? अनीता मनोज को जो समझाना चाह रही थी वो मनोज काफ़ी अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद मनोज अपनी माँ और अंजलि के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, माँ, मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं आज के बाद कभी भी अंजलि से बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगा, बल्कि उसको सबके सामने इज्जत दूंगा। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। अंजलि बहू, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने तुझे बहुत कुछ बोला, पर मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगी। आप दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। इस तरह अब अंजलि के घर में सब ठीक हो जाता है और अंजलि को सबकी तरफ से मान सम्मान बराबर मिलता है। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करनी है। प्रमोद जी के बेटे को बुलाइए। इनका बेटा तो विदेश में रहता है पंडित जी। खबर तो पहुंचाई थी हमने, पर उसने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। आजकल कहाँ बच्चे अपने रह गए पंडित जी। इसी दिन के लिए तो इंसान औलाद को पैदा करता है, और औलाद है इस दिन भी नहीं लौटती। बहुत अच्छे इंसान थे प्रमोद जी, पर देखिए क्या किस्मत है। इतनी सारी संपत्ति, इतना कुछ, पुत्र रत्न भी है, पर अंतिम समय पर कोई नहीं। अब मुखाग्नि देगा कौन? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं दूंगी पंडित जी, बेटा ना सही बेटी ही सही। मैं प्रमोद भैया का छोटा भाई हूँ पंडित जी, और ये मेरी बेटी है। मैं करूँगा रस्में। छोटा भाई भी तो बेटे समान ही होता है। आपने कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किया पापा। इन रस्मों में मैं भी अपना हाथ लगाना चाहती हूँ। कम से कम अपनी अगली पीढ़ी के हाथ लगने से बड़े पापा की आत्मा को शांति तो मिलेगी। हाँ बेटा, बताइए पंडित जी क्या करना है? तुम हाथ लगाओ बेटा। पायल और अनिल मिलकर प्रमोद की अंतिम क्रिया की सारी रस्में पूरी करते हैं। रस्में पूरी कर पायल अनिल के साथ अपनी बड़ी माँ के घर लौट जाती है। ऐसी दुख की घड़ी में विमला अपने बेटे बहू के इंतज़ार में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी, पर दरवाजे पर अपने बेटे बहू के बजाय अपने देवर और उसकी बेटी को देखकर निर्मला की आंखें भीग जाती है। रो लीजिए बड़ी माँ, रो लीजिए और सारा का सारा दुख निकाल दीजिए मन से। बड़े पापा शुरू से ही ऐसा करते थे। हमेशा से सारी चीज़ें उन्होंने आपको बिना बताए की। आज भी बिना बताए चले गए ना। उन्होंने तो मुझे जिंदगी भर का दुख दे ही दिया है पायल बेटा। कलेजे पर पत्थर रख कर गया है वो मेरे, जिसके वजन के तले पूरी जिंदगी बितानी है मुझे। पर मेरी आंखें उस बात से नहीं भीगी। कुछ पुरानी यादें आंखों के सामने आ गई कि कैसे कर्म का चक्र अपना चक्का चलाने के लिए लोगों की मति भ्रम कर देता है। क्या मतलब बड़ी माँ, मैं समझी नहीं। ये कहानी है दो बहुओं की, सीमा और निर्मला। निर्मला की सास अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए उसने पहले ही घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहू निर्मला को सौंप दी थी। निर्मला भी बड़े होने का सारा फर्ज निभाती। घर की छोटी बहू सीमा को किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना होता तो अपनी जेठानी से ही पूछती। भाभी, नाश्ते में क्या बना लूँ? मूंग की दाल सही रहेगी क्या? बिट्टू का पेट भी ठीक नहीं है। हाँ सीमा, यही ठीक रहेगा। तुम मूंग की दाल बना ले, एक भिंडी की सब्जी बना ले, और मैं रोटियां सेक दूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप क्यों सेकेंगी रोटियां? आप जाइए, बिट्टू और पिंकी को संभालिए, मैं हूँ ना, रसोई देख लूँगी। अरे पिंकी को क्या संभालना है, बच्ची नहीं है, वो 8 साल की हो गई है। बिट्टू तो बेचारा छोटा है, ऊपर से उसकी तबीयत भी ख़राब है। मैं जाती हूँ उसके पास, पिंकी को रसोई में भेज देती हूँ। थोड़ा बहुत काम करवा ले उससे, अभी से आदत रहेगी तब तो ससुराल जाकर घर संभाल पाएगी।
दुनिया की यूँ तो सबसे बेस्ट जेठानी है आप भाभी, पर आपकी ये बात ना मुझे कभी समझ में नहीं आती। क्या बेटा क्या बेटी, सब एक बराबर ही होता है। एक बराबर होते तो अनिल के साथ तू ब्याह कर इस घर में नहीं आती, अपने साथ अनिल को ले जाती। पर ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, ब्याह कर तो लड़कियों को ही अपने ससुराल जाना पड़ता है। आज तेरा भाई है तो तेरे माँ बाप की सेवा हो जाती है, वहीं अगर तेरा भाई ना होता तो तू जा पाती क्या अपने ससुराल? नहीं ना, बहुत अंतर होता है बेटा बेटी में। समझ जाएगी तू धीरे धीरे। चल अब नाश्ते की तैयारी कर, बीच में अगर बिट्टू मुझे आने दे तो मैं रसोई में आती हूँ। अरे भाभी, ये घर तो हम दोनों का है ना, अब रसोई में आप रहो या मैं, बच्चों को मैं संभालूँ या आप, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे तो हमारे घर के ही हैं और रसोई भी हमारी ही है। और हाँ, पिंकी को भी रसोई में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्ची है बेचारी, जल बल जाएगी। नाश्ता तैयार कर सीमा खाने की टेबल पर लगाती है। जीती रहो तुम दोनों, इसी तरह एकजुट होकर घर को संभालना बहू। तुम्हारी सास की तबीयत तो तुम जानती हो, अब तुम दोनों को ही समझदारी बरतनी होगी और एक साथ चलना होगा। आप बेफिक्र रहिए पापा जी, मैं और दीदी देवरानी जिठानी नहीं बल्कि 2 बहनें हैं, आपके इस परिवार पर कभी भी एक आंच नहीं आने देंगे। सीमा ये कह रही थी कि उसका जी मचलने लगता है। मैं कमरे में चलती हूँ भाभी, आप ज़रा सभी को नाश्ता परोस दीजिए। और जैसे ही सीमा पलटी उसका सर घूम जाता है और वो वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। सीमा, अरे क्यों करती हो इतना काम, कर ली ना अब तबीयत खराब। अनिल सीमा को उठाकर कमरे में लेकर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू को? आप लोग घबराइए मत, मैंने अभी डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आती होंगी। डॉक्टर घर आती हैं और सीमा को चेक करने के बाद सभी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या सीमा, मेरे घर नन्हा मेहमान आएगा? तुम सच में देवी हो, तुमने मुझे बाप बनने का सुख दिया है। चलो बस यही कमी थी घर में, अब भगवान मुझे मेरे दूसरे बेटे के भी बच्चे का मुंह दिखा दे, फिर किसी चीज़ की तकलीफ नहीं रहेगी। पहले ही पग में लड़का हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है मम्मी जी। पहली बार में ही किस्सा ख़त्म, फिर दूसरा ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अनिल को। नहीं मम्मी, बिट्टू मुझे बहुत मारता है, मुझे बहन चाहिए। फिर बड़ों के बीच में मुंह खोला तूने, थू कर। तेरी बोली लग गई और सीमा को बेटी हो गई ना, तो बेचारी को फिर बेटे के इंतज़ार में और समय देना होगा। अपनी देवरानी की दुश्मन नहीं हूँ मैं। अब से जब भी भगवान के हाथ जोड़ेगी तू तो भगवान से यही मांगना कि भगवान जी चाची को एक बेटा ही देना, उसे मैं राखी बांधूंगी। क्या भाभी, किन बातों में पड़ गई आप, छोड़िए ना। सही कहा सीमा तूने, ये तो जश्न का समय है। रुक तू, मैं अभी रसोई से मिठाई लेकर आती हूँ और सभी का मुंह मीठा करवाती हूँ। निर्मला मिठाई लाकर सभी का मुंह मीठा करवाती है। सभी बड़े खुश थे। अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस ना करने के कारण रोज़ सुबह 7 बजे उठने वाली सीमा 9 बजे तक कमरे से बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद सीमा की आँख खुलती है और वो देखती है कि उसे उठने में काफ़ी देर हो गई है। हे भगवान, 7 बज गए, भाभी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? सारा काम उन्हें अकेले करना पड़ा होगा, मैं अभी बाहर जाती हूँ। जैसे ही सीमा तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है, वो देखती है कि किसी औरत के साथ निर्मला बातें कर रही है। देख, महीने के 3,000 यही फाइनल है, कपड़ा बर्तन और झाड़ू पोछा। आप काम वाली रख रही हैं भाभी? क्या ज़रूरत है काम वाली की, काम ही कितना है घर पर। मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, वो न जाने क्यों बहुत थकावट सी महसूस हो रही थी, पता ही नहीं चला कि 9 बज गए। मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मेरी जेठानी नहीं है। हाँ, ज़्यादा तेज़ मत बन, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तू जा, आराम से कमरे में जा, मैं अभी तेरे लिए दूध और छुआरा लेकर आती हूँ। अच्छा खाएगी तो बच्चा भी रिष्ट पुष्ट होगा। निर्मला अपनी देवरानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती और उसे कोई काम नहीं करने देती। एक शाम निर्मला बाजार जाती है और बाजार से छोटे से लड्डू गोपाल जी अपने घर लेकर आती है। ये ले सीमा लड्डू गोपाल जी, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। भगवान करे इनके जैसा ही एक नटखट गोपाल तुझे भी हो जाए। जब मैं दूसरी बार पेट से थी ना, तो मेरी माँ ने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए थे, और देख कैसे मुझे फट से बिट्टू हो गया। क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी भाभी। मुझे भगवान को अगर बेटी देनी होगी तो मुझे बेटी ही देंगे, और मुझे ना सच में फ़र्क नहीं पड़ता बेटा हो या बेटी, जो भी होगा मुझे।
उस बच्चे को मैं दोनों जिंदगी जीना सिखाऊंगी, घर संभालना भी और समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करना भी। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और 9 महीने पूरे हो जाते हैं और सीमा एक बेटी को जन्म देती है। कोई बात नहीं, उदास होने का क्या है, लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी, अगली बार देखना तुझे बेटा ही होगा सीमा। मैंने ऑपरेशन करवा लिया है भाभी, दूसरा बच्चा नहीं चाहिए मुझे। क्या बहू, तूने हमसे पूछे बिना ऑपरेशन क्यों करवा लिया? भगवान ना करे अगर आगे चलकर तेरी बेटी को कुछ हो गया तो फिर कर पाएगी क्या तू बच्चा? अरे कम से कम दूसरा बच्चा तो होना ही चाहिए। मेरी किस्मत में बच्चों से बिछड़ना लिखा होगा मम्मी जी, तो मैं 10 बच्चे भी पैदा कर लूँगी तो भी वो मुझसे बिछड़ ही जाएंगे। न जाने ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, क्यों जिद कर रही हो सीमा तुम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा आगे। आप ही बताइए जी, एक बेटा गोद ले लेना सही रहेगा क्या सीमा को? ये बच्ची तो बेचारी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर क्या होगा अनिल का? क्या होगा, जो होना था वो हो गया। बड़ों से बिना पूछे ये लोगों ने डिसीजन भी ले लिया। मेरा बिट्टू है ना, वही रहेगा दोनों घर में इकलौता बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिट्टू तो मेरा बेटा ही है भैया, पर सीमा ने जो निर्णय लिया है वो मुझसे पूछ कर लिया है, मेरी सहमति थी उसमें। मेरी किस्मत में सुख होगा तो मेरी बेटी भी मुझे सुख दे देगी, और नहीं होगा तो 5 बेटे भी कर लूँ फिर भी दुखी ही रहूँगा। पायल को पाकर सीमा और अनिल बहुत खुश हो जाते हैं, उसे बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं, तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। पिंकी 7 बज गए, अभी तक उठी नहीं तू? और ये फेस पैक यहीं का यहीं रखा है, इतना महंगा फेस पैक क्यों लाई थी मैं? फटाफट पैक लगा और किचन में आ जा। मम्मा, रोज़ आप मुझे कोई ना कोई फेस पैक दे देती हो, ऐसे मिल जाएगा क्या लड़का? आज रात को हमें पार्टी में जाना है, वहाँ अगर किसी अच्छे घर के लड़के की नज़र तुझ पर पड़ गई ना तो हो जाएगा रिश्ता पक्का। यहाँ निर्मला अपनी बेटी को उठाकर मेकअप और किचन के बारे में बता रही थी, वहाँ सीमा अपनी बेटी का सर सहला रही थी। चेहरे पर किताब रखकर ही सो गई बेचारी। पायल उठ जा बेटा, देर हो रही है, 10 बजे एग्ज़ाम है ना तेरे, जल्दी तैयार हो जा बेटा और थोड़ा रिवाइज कर ले, मैं ना तेरा टिफ़िन पैक कर देती हूँ। आधे घंटे में सभी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। कान में म्यूज़िक सुनता हुआ बिट्टू बाहर से अपने घर आता है और सीधा खाने की टेबल पर बैठ जाता है। पिंकी सभी को नाश्ता परोसती है। पूरी रात कहाँ थे तुम बिट्टू? ये क्या हरकत हुई, रात भर घर पर नहीं रहना? वो चाची मम्मी को पता है। हाँ सीमा मुझे पता है, वो मुझे बता कर गया था। अब पढ़ता है बेचारा अपने दोस्त के घर जाकर, तू ना फिक्र मत कर। ये बहुत गलत कर रही हैं आप भाभी, एक ही घर में दोनों बच्चों में इतना भेदभाव। निर्मला अपने बेटे को सर पर चढ़ा कर रखती और बेटी को एक शब्द भी बोलने नहीं देती। दिन भर बस पिंकी रसोई में ही अपना वक्त बिताती। उसी रात निर्मला पिंकी के साथ एक फंक्शन में जाती है। एक लड़का पिंकी को पसंद कर लेता है और बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे निर्मला पिंकी की शादी की तैयारी में लग जाती है। मम्मी, पिंकी जैसी भी है पर है तो मेरी बड़ी बहन ना, वो चली जाएगी तो मेरा मन कैसा लगेगा? मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ मम्मी, इसलिए मैं सोच रहा था कि उसकी विदा होने के बाद मैं एक फॉरेन ट्रिप करके आ जाऊँ। अरे मेरा बच्चा, बिल्कुल जा बेटा। पिंकी की शादी हो जाती है, पर बिट्टू को तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो बस विदेश जाने का बहाना चाहिए था। बस कैसे भी करके एक बार इस नए देश में अपने पैर जमा लूँ, फिर कभी वापस घर नहीं जाऊँगा। अंजलि, आई प्रॉमिस यू, फिर तुम्हें कभी चूल्हा चौका और किचन नहीं देखना पड़ेगा, ना साड़ी पहनने की झंझट, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं और तुम और हमारी छोटी सी दुनिया। निर्मला को अपनी बेटी पर बहुत घमंड था, पर वो तो विदेश में अय्याशियों में डूबा पड़ा था और यहाँ दूसरी तरफ पायल जी जान से पढ़ाई कर रही थी। एक दोपहर, मम्मी कहाँ हो? यू नो व्हाट, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी प्लेसमेंट हो गई है, 50 लाख रुपए सालाना, सेटल हो गई मम्मी मैं तो। किस बात की खुशी मनाएगी तेरी माँ? कितनी मेहनत की उसने तुझे काबिल बनाने में, कितने दिन ही तेरे पैसों का सुख भोग पाएगी वो? जिस दिन तेरी शादी होगी तू तो चली जाएगी, फिर तेरे पैसे तो तेरे सास ससुर को मिलेंगे ना, वो भी तब जब वो तुझे काम करने दे। इस बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था बड़ी माँ। मेरी लाइफ में एक लड़का है, उसकी भी मेरे साथ ही प्लेसमेंट हुई है। हम दोनों ने ये तय किया है
कि अगर हम शादी करेंगे तो एक ही बिल्डिंग में आमने सामने की 2 फ्लैट्स ले लेंगे, क्योंकि मैं और करण तो ऑफिस में रहेंगे। हमारे पीछे हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बातें करके अपना वक्त बिता पाएंगे। काम के लिए घर पर नौकर और कुक रख लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। तुमने बोल दिया और मैंने मान लिया। इतना आसान है क्या? यहाँ पिंकी के ससुराल वाले तो उसे अपने मायके आने ही नहीं देते, और तू नया संसार बसाकर मम्मी को साथ में रखेगी। पूरी बात तो फिर आपको भी पता नहीं है बड़ी माँ, और पता भी कैसे हो? आपने कभी पिंकी से उसके मन की बात पूछी नहीं? बहुत अत्याचार होता है उसके ससुराल में उसके साथ, और वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। बोलेगी भी कैसे? आपने उसे कभी बोलना सिखाया है क्या? अब उसका घर वही है, जो उसका पति का है, जो उसके सास ससुर का है, वही मानना उसका धर्म है, और उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसकी किस्मत। निर्मला तो अपनी बात से टस की मस नहीं होती। दिन बीतते जाते हैं। कुछ कुछ दिन में बिट्टू अपने घर वापस आता और फिर किसी बहाने वापस विदेश चला जाता। फिर एक दिन, मम्मी मैंने खास काम सेट कर लिया है विदेश में, पर बीच में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ाई है, तो हमारी जो ज़मीन है उसे बेच कर क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ मम्मी, 6 महीने के अंदर वो पैसे लौटा दूंगा। उसके बाद तुम्हें और पापा को लेकर विदेश उठ जाऊंगा मैं। निर्मला अपने पति को बिना बताए अपनी ज़मीन और गहने बेचकर अपने बेटे को अच्छी खासी मोटी रकम देती है, और बिट्टू फॉरेन चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पायल की भी शादी हो जाती है और वो अपने माँ बाप को लेकर बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है, और दोनों देवरानी जेठानी पहली बार अलग अलग हो जाती हैं। पापा मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आप प्लीज़ मम्मी को उठा दीजिएगा, उन्हें आज किटी पार्टी में जाना है ना। हाँ बेटा, तो आराम से जा, मैं उन्हें उठा दूँगा। जैसा सपना पायल ने देखा था हूबहू वैसा ही आशियाना उसने बना लिया था। वो एक फ्लैट में अपने मम्मी पापा को रखती है और सामने वाले फ्लैट में अपने सास ससुर के साथ खुद रहती है। एक कदम पर मायका तो दूसरे कदम पर ससुराल। तीनों वक्त का खाना दोनों परिवार साथ ही खाते। अपनी बेटी की शादी के बाद अनिल और सीमा को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि पायल की शादी हो गई है, और बुढ़ापे के कारण परिवार वालों को भी अच्छे दोस्त मिल गए थे। सीमा और निर्मला अब अलग अलग शहरों में रहने लगी थी। फ़ोन पर कोई किसी से कितनी ही बात कर लेता, अब बातें होती भी तो बस हाय हेलो। और बिट्टू का क्या हुआ बड़ी माँ? आप तो कहती थी कि आप विदेश आती जाती रहती हैं। किस मुँह से सच बताती बेटा, किस मुँह से? बिट्टू ने तो मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। बस फ़ोन पर एक मैसेज आता था, इतने रुपए भेज दो, उतने रुपए भेज दो, और फिर वो भी बंद हो गया। मैं ज़िंदगी भर सीमा से कहती रही कि बेटा कर ले, बेटा साथ रहता है, बेटी नहीं। इसी चक्कर में मैंने अपनी बेटी पिंकी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक बार भी पता नहीं किया कि उसके घर वाले कैसे हैं। अपनी बेटी को अपने पैर पर खड़ा नहीं किया। बेचारी फ़ोन करके रोती थी मुझे, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। तेरी माँ बेटी को जन कर भी निहाल हो गई, और मैं बेटे को जन कर भी कंगाल। अब तो ये भी नहीं रहे, कहाँ जाऊंगी मैं? खुद को दोष मत दीजिए बड़ी माँ। आपने जो सुना उसी को सच माना, पर अब दुनिया बदल गई है। आजकल बेटियां तो शादी करके पराई होती है, पर बेटे वो तो जवान होती ही। और ये क्या कहा आपने? कहाँ जाएंगी आप? अरे कहाँ जाएंगी? अपनी बेटी के घर, हमारे साथ। सब एक साथ रहेंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा। और पायल अपने साथ अपनी बड़ी माँ को भी ले जाती है।